कि हमारे पेट के अंदर जो आहार नाल है वो लगभग एक 3 मंजिला इमारत जितनी लंबी है। मतलब 9 मीटर लंबी। हाँ, अब वो हमारे इस छोटे से शरीर में कैसे फिट होगी? आज की इस कक्षा में हम ऐसे ही कई जीव वैज्ञानिक चमत्कारों को डिकोड करने वाले हैं। उपस्थित सभी छात्रों का स्वागत है। और आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है छात्रों। बिल्कुल, हम कक्षा 10वीं के अध्याय 6 यानी जैव प्रक्रम के नोट्स का गहराई से विश्लेषण करेंगे। सही कहा छात्रों, विज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ रट लिया जाए। ये तो सीधे तौर पर हमारे और आपके शरीर की कहानी है। हाँ, और इसी कहानी को हम बहुत ही मजेदार तरीके से समझेंगे। आज हम इन नोट्स को रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों और कुछ बहुत ही रोचक उपमाओं के साथ समझेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि हर एक छात्र को कॉन्सेप्ट के पीछे का क्यों और कैसे समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्मार्ट बोर्ड पर दी गई पीडीएफ को स्लाइड दर स्लाइड पढ़ूंगा और मैं उन्हें आसान भाषा में समझाऊंगी। बिल्कुल। हमारी पहली स्लाइड की हेडिंग है अध्याय 6 जैव प्रक्रम नोट्स। इसमें लिखा है, जैव प्रक्रम मानव शरीर में की जाने वाली वे क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए की जाती हैं। उन्हें जैव प्रक्रम या जैव क्रियाएं कहते हैं। हाँ, इसके उदाहरण हैं पाचन, उत्सर्जन, परिसंचरण, श्वसन और वहन। तो ये सुचारू रूप से चलाना सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। इसे हम आम भाषा में कैसे समझें? हाँ, इसे एक बहुत ही साधारण कार के उदाहरण से समझते हैं। छात्रों, कल्पना कीजिए कि आपके पास एक शानदार कार है। क्या वह बिना पेट्रोल या डीजल के चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती। और ये काम पाचन यानी डाइजेशन करता है। अच्छा, तो खाने से ईंधन मिलता है? हाँ, अब जब कार का इंजन चलता है तो कुछ धुआं और कचरा भी बनता है जो एग्जॉस्ट पाइप से बाहर निकलता है। अगर वो पाइप बंद हो जाए तो क्या होगा? कार तो खराब हो जाएगी। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में जो कचरा बनता है उसे बाहर निकालने का काम उत्सर्जन या एक्सक्रीशन है। मतलब जैसे कार में तेल और कूलेंट लगातार पाइप्स के जरिए पूरी गाड़ी में घूमता रहता है ताकि इंजन ठंडा रहे। हाँ, वैसे ही हमारे शरीर में परिसंचरण या वहन होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अरे वाह! हमारे शरीर में खून उसी कूलेंट या तेल की तरह जो नसों के जरिए दौड़ता है और जरूरी चीजें हर हिस्से तक पहुंचाता है। और इंजन को हवा भी तो चाहिए होती है। बिल्कुल। और हवा का ये काम हमारे शरीर में श्वसन यानी रेस्पिरेशन करता है। ये सारे सिस्टम जब एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि हमारी जिंदगी की गाड़ी चलती रहे, तो इसे जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या आपको समझ आया? चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अगर गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन चाहिए तो वो ईंधन आता कहाँ से है? हमारी दूसरी स्लाइड इसी बारे में है। देखते हैं नोट्स क्या कहते हैं। हेडिंग है पोषण और स्वपोषी। नोट्स कहते हैं, पोषण हमारे शरीर को विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों को खाते हैं। हाँ, और इसे पोषण कहते हैं। छात्रों, जब आपके मोबाइल की बैटरी लाल हो जाती है और स्क्रीन पर सिर्फ 2% बैटरी दिखती है तो आप क्या करते हैं? तुरंत भागकर चार्जर ढूंढते हैं ना? है ना? बिल्कुल। पोषण या न्यूट्रिशन हमारे शरीर का चार्जर है। हमें भागने, खेलने या सोचने के लिए भी जो ऊर्जा चाहिए वो हमें खाने से मिलती है। ठीक है, आइए समझते हैं। इसके आगे लिखा है, पोषण के आधार पर सजीवों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है स्वपोषी। वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किसी दूसरे सजीव पर निर्भर नहीं होते, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। उदाहरण, पेड़ पौधे, नीलहरित शैवाल। अब इसमें एक दिलचस्प बात है स्वपोषी जीवों की। स्वपोषी यानी प्रकृति के आत्मनिर्भर शेफ। आत्मनिर्भर शेफ मतलब जैसे हम इंसान तो भूख लगने पर रसोई में जाते हैं या बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। हाँ, लेकिन हम अपना खाना शून्य से नहीं बनाते। हम पौधों या जानवरों पर निर्भर हैं। लेकिन ये पेड़ पौधे और नीलहरित शैवाल किसी से खाना मांगने नहीं जाते। अच्छा, ये अपनी जगह पर खड़े खड़े अपने ही शरीर के अंदर अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। क्या आपको समझ आया? चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आत्मनिर्भर शेफ बिना गैस सिलेंडर के अपना खाना बनाते कैसे हैं? यही तो जादू है। तीसरी स्लाइड हमें यही बताती है। हेडिंग है प्रकाश संश्लेषण। मैं परिभाषा पढ़ता हूँ। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे, जड़ों से पानी व खनिज लवण
सूर्य से सूर्य का प्रकाश। और रंध्रों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में खाना बनाते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बिल्कुल। बाप रे, यहाँ तो एक रासायनिक समीकरण भी दिया है, 12H2O + 6CO2, जो कि क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है। C6H12O6 यानी ग्लूकोज + 6O2 + 6H2O। ये समीकरण देखकर तो कई छात्र घबरा जाते होंगे। इस समीकरण से बिल्कुल नहीं घबराना है छात्रों। इसे केमिस्ट्री की नजर से नहीं, बल्कि एक रेसिपी की तरह देखें। एक रेसिपी की तरह? हाँ, जब हम घर में चाय बनाते हैं तो हमें पानी, चाय पत्ती और चीनी चाहिए होती है। पौधों की पत्तियां उनका किचन है। अब इस किचन में सामान कैसे आता है? जड़ों के जरिए? बिल्कुल, जड़ों ने डिलीवरी बॉय बनकर जमीन से पानी पहुंचाया। हवा से उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। ठीक है, सामान तो आ गया, लेकिन खाना पकाने के लिए आग और स्टोव भी तो चाहिए। हाँ, पत्तियों के अंदर एक हरा पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल उनका गैस स्टोव है। अरे वाह! और इस स्टोव को जलाने के लिए आग कहाँ से आई? सूर्य के प्रकाश से। जब ये सब मिलता है तो जो शानदार डिश तैयार होती है उसे विज्ञान में ग्लूकोज कहते हैं। और ये ऑक्सीजन क्या है जो बाहर आ रही है? इस कुकिंग में एक बहुत ही बेहतरीन बाय प्रोडक्ट निकलता है, ताज़ी ऑक्सीजन, जिसे हम सांस लेते हैं। तो ये समीकरण बस इस बात का हिसाब है कि किचन में क्या गया और बाहर क्या निकला। क्या आपको समझ आया? चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब समझ में आया कि ये कोई डरावना फॉर्मूला नहीं, बस एक रेसिपी है। हमारी चौथी स्लाइड प्रकाश संश्लेषण की घटनाओं के बारे में है। जी। इसमें लिखा है, प्रकाश संश्लेषण की घटना में निम्न घटनाएं होती हैं। पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण तथा उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि पौधे किसी आधुनिक तकनीक से कम नहीं है। वो कैसे? छात्रों, आपने छतों पर सोलर पैनल लगे हुए देखे होंगे। सोलर पैनल का काम क्या होता है? वे सूरज की रोशनी को सोखते हैं और उसे बिजली में बदल देते हैं। हाँ, जिससे घर चलता है। बिल्कुल। पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल उसी सोलर पैनल की तरह काम करता है। ये धूप को सोखता है और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। मतलब क्लोरोफिल एक प्राकृतिक सोलर पैनल है। और फिर ये ऊर्जा पानी के अणुओं के साथ क्या करती है? नोट्स में दूसरा पॉइंट है, जल के अणुओं का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अपघटन। यही तो केमिकल मैजिक है। जड़ें जो पानी लेकर आई थीं, ये ऊर्जा उस पानी पर प्रहार करती है और उसे तोड़ देती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अच्छा। ऑक्सीजन हवा में उड़ जाती है और हाइड्रोजन को पौधा अपना ग्लूकोज बनाने के लिए रख लेता है। और यहाँ एक नोट भी है, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। हाँ, इस नोट को परीक्षा के लिए अच्छे से याद कर लेना चाहिए। जो सुंदर हरा रंग हमें दिखता है वो इसी सोलर पैनल यानी क्लोरोफिल के कारण होता है। क्या आपको समझ आया? चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो हमने देखा कि पौधे धूप से खाना बना लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर कैसे आती है? सोचने वाली बात है। क्या पौधों के पास नाक होती है? हाँ, आइए 5वीं स्लाइड में देखते हैं। हेडिंग है रंध्र। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र रंध्र कहलाते हैं, यानी स्टोमेटा। रंध्र के द्वारा ही ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। छात्रों, जब आपको अपने कमरे में ताजी हवा चाहिए होती है तो आप क्या करते हैं? हम तो खिड़कियां खोल देते हैं। पत्तियों की सतह पर भी ऐसी ही हजारों सूक्ष्म खिड़कियां होती हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। इन्हीं से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ताजी ऑक्सीजन बाहर जाती है। लेकिन इसमें लिखा है दिन के समय रंध्र खुल जाते हैं क्योंकि पानी वाष्पीकृत हो जाता है, और रात के समय बंद हो जाते हैं। क्या ये खिड़कियां किसी अलार्म से चलती हैं? आहा, ये बहुत ही शानदार ऑटोमेटिक सिस्टम है। जब दिन में तेज धूप पत्तियों पर पड़ती है तो रंध्रों के आसपास का पानी भाप बनकर उड़ने लगता है। अच्छा, वाष्पीकरण होता है। हाँ, इस पानी के कम होने से एक खिंचाव पैदा होता है, जिससे ये खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। लेकिन रात में धूप नहीं होती तो वाष्पीकरण रुक जाता है। बिल्कुल, और घर की खिड़कियों की तरह ये रंध्र भी बंद हो जाते हैं। है ना कमाल का सिस्टम? क्या आपको समझ आया? चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। वाकई प्रकृति की इंजीनियरिंग कमाल की है। अब स्लाइड 6 पर आते हैं, जहां कहानी हमारी अपनी तरफ मुड़ रही है। देखते हैं। हेडिंग है विषमपोषी। वे सजीव जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते और खाने के लिए दूसरे जीवों या पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। उन्हें विषमपोषी कहते हैं। उदाहरण
अमीबा, मानव आदि। यहाँ ये बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। आगे है अमीबा में पाचन। छात्रों, विषमपोषी का सीधा सा अर्थ है दूसरों पर निर्भर रहने वाले। हम इंसान शरीर के अंदर क्लोरोफिल लेकर नहीं घूमते, है ना? काश घूमते तो धूप में खड़े होकर पेट भर जाता। बिल्कुल, लेकिन हमें गेहूं, चावल या जानवरों पर निर्भर रहना पड़ता है। पर यहाँ सबसे दिलचस्प उदाहरण अमीबा का है। अमीबा पानी में रहने वाला जेली जैसा जीव है जो सिर्फ एक कोशिका से बना है। रुकिए, सिर्फ एक कोशिका? नोट्स में लिखा है इसमें विकसित पाचन तंत्र नहीं पाया जाता। तो अगर विकसित तंत्र नहीं है तो मुंह भी नहीं होगा, फिर वो खाना कैसे खाता है? यही तो अमीबा की खासियत है। जब उसे कोई खाने का कण दिखता है तो वह अपनी जेली जैसी बॉडी को खींचकर नकली पैर बनाता है। अच्छा, जिन्हें नोट्स में पादाब या कूटपाद कहा जाता है। हाँ, वो उन नकली पैरों से खाने को एक जाल की तरह घेर लेता है और अपने अंदर खींच लेता है। अंदर जाते ही एक बुलबुला सा बन जाता है जिसे खाद्य रिक्तिका कहते हैं। और इसी रिक्तिका में पाचन होता है? सही कहा। ये बुलबुला उसका अस्थायी पेट है, वहीं खाना पचता है, ऊर्जा मिलती है और कचरा झिल्ली की सतह से ही बाहर फेंक दिया जाता है। क्या आपको समझ आया? चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। एक कोशिका वाले जीव का पाचन तो हमने देख लिया, अब इंसानों की बात करते हैं। स्लाइड 7, मानव में पाचन। मानव के द्वारा खाए जाने वाले जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में बदलना पाचन कहलाता है। पाचन की क्रिया आहार नाल में होती है। और ये आहार नाल कितनी लंबी होती है? यहाँ लिखा है आहार नाल मुख से गुदा तक 9 मीटर एक नली होती है। हाँ, 9 मीटर सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। एक इंसान तो मुश्किल से 1.5 या 2 मीटर का होता है। 9 मीटर की नली कैसे फिट हो गई? हाँ, ये हमारे पेट में एक सीधी पाइप की तरह नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा मुड़ तोड़कर कॉइल की तरह पैक होती है। नोट्स में आहार नाल के 7 भाग हैं: मुंह, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। छात्रों, इस आहार नाल को आप एक फैक्ट्री की लंबी कन्वेयर बेल्ट की तरह समझ सकते हैं। आप मुंह से जो रोटी सब्जी खाते हैं वो इस बेल्ट पर रखा जाता है। और मानव के पाचन तंत्र में 4 ग्रंथियां भी काम आती हैं: लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अमाशय ग्रंथि और जठर ग्रंथि। हाँ, हर स्टेशन पर कुछ खास काम होता है ताकि खाना सरल तरल पदार्थ में बदल जाए। और ये जो 4 ग्रंथियां हैं, ये फैक्ट्री के उन कर्मचारियों की तरह हैं जो बेल्ट पर गुजर रहे खाने पर एंजाइम स्प्रे करते हैं, जिससे खाना जल्दी गल जाए। बिल्कुल, ये पूरी एक स्वचालित फैक्ट्री है। क्या आपको समझ आया? चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो चलिए इस फैक्ट्री के पहले स्टेशन पर चलते हैं। स्लाइड 8, पाचन की प्रक्रिया विधि। सर्वप्रथम भोजन को मुंह के अंदर ग्रहण किया जाता है। इसे अंतःग्रहण कहते हैं। मुंह में 3 महत्वपूर्ण अंग पाए जाते हैं: दांत, जीभ और लार ग्रंथि। दांत खाने को चबाने और पीसने का काम करते हैं। और लार ग्रंथि से निकलने वाली लार भोजन को लसलसा बना देती है। हाँ, और इसमें एमाइलेज और लाइसोजाइम एंजाइम मिला देती है। एमाइलेज भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन शर्करा में कर देता है। इसे ऐसे समझते हैं छात्रों, क्या आपने कभी सूखी रोटी को बहुत देर तक चबाया है? हाँ, बचपन में मैंने ध्यान दिया था कि वो थोड़ी देर बाद मीठी लगने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लार में एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। वो रोटी के स्टार्च को तुरंत तोड़कर शर्करा या शुगर में बदल देता है, इसलिए खाना मीठा लगने लगता है। अच्छा, और नोट्स में है कि लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में जीवाणुओं को खत्म करता है। जी, लाइसोजाइम को आप मुंह का सिक्योरिटी गार्ड मान सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड? बिल्कुल, हम जो भी खाते हैं उसमें कीटाणु होते ही हैं। ये लाइसोजाइम उन कीटाणुओं को मुंह में ही मार गिराता है ताकि वे पेट में जाकर हमें बीमार न करें। और जीभ भोजन को उलटने, पलटने, निगलने व सफाई के काम आती है। जीभ तो एक चम्मच की तरह है जो खाने और लार को अच्छे से मिला देती है। क्या आपको समझ आया? चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। मुंह के अंदर दांतों की बात हो ही रही है तो स्लाइड 9 पर दंत सूत्र देखते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं: केनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर। और एक सूत्र है 21-23/21-23 × 2। मैम, दांत तो दांत होते हैं, इनके 4 प्रकार क्यों? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। हम इंसान सर्वाहारी हैं, हम सब्जियां भी खाते हैं और मांस भी।
इसलिए हमारे दांत एक बढ़ई के टूल बॉक्स की तरह डिजाइन किए गए हैं। टूल बॉक्स की तरह? हाँ, इंसीजर सामने के दांत हैं जो कैंची की तरह काम करते हैं, जैसे सेब काटना। कैनाइन थोड़े नुकीले होते हैं, खंजर की तरह, जो फाड़ने का काम करते हैं। जैसे गन्ने को छीलना? बिल्कुल। और प्रीमोलर तथा मोलर पीछे की दाढ़ें हैं जो चक्की की तरह खाने को बारीक पीसने का काम करती हैं। अच्छा, तो ये टूल बॉक्स हमारी जरूरत के हिसाब से बना है। और ये गणित का फॉर्मूला क्या है? हाँ, ये हमारे दांतों की गिनती है। अगर आप अपने मुंह को 4 हिस्सों में बांटें, तो हर एक चौथाई हिस्से में 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होते हैं। मतलब कुल 8 दांत एक हिस्से में। हाँ, और इसे 4 से गुणा कर दें तो पूरे मुंह में कुल 32 दांत बन जाते हैं। बहुत ही सटीक गणित है प्रकृति का। क्या आपको समझ आया? चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। मुंह से पिसने के बाद खाना ग्रास नली से होते हुए अगले स्टेशन पर पहुंचता है। स्लाइड 10। मुंह से भोजन ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में पहुंचता है। इसमें कर्मा कुंचन गति पाई जाती है। और अमाशय में भोजन 3-4 घंटे तक रहता है। अमाशय की दीवारों से जठर रस निकलता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माध्यम को अम्लीय बना देता है और जीवाणुओं को खत्म कर देता है। यही वो सवाल है जो मैंने शुरुआत में पूछा था। ये HCl तो बहुत खतरनाक होता है ना? बिल्कुल। आमाशय यानी हमारा पेट एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह है। इसमें जो HCl गिरता है वो तेज एसिड है। इसका काम है बचे खुचे जिद्दी बैक्टीरिया को जलाकर राख कर देना। लेकिन अगर ये इतना तेज है तो ये हमारे पेट को क्यों नहीं जलाता? श्लेष्मा के कारण। हाँ, हमारे पेट की दीवारों पर एक फायरप्रूफ कोटिंग बना देता है। एसिड खाने को जलाता है, लेकिन इस कोटिंग की वजह से पेट सुरक्षित रहता है। और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन कर देता है। बिल्कुल। यहाँ एक नोट है, अम्ल की मात्रा अधिक होने पर अम्लीयता बढ़ जाती है, जिसे खत्म करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है। जब हम शादियों में बहुत ज्यादा मसालेदार खा लेते हैं तो पेट ज्यादा एसिड बनाता है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। हाँ, सीने में जलन होती है। तब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं। ये पेट की आग बुझाने के लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है, जिससे तुरंत आराम मिलता है। क्या आपको समझ आया? चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अमाशय से निकलकर खाना अब अगले पड़ाव पर है। स्लाइड 11। अमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है। ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, 6.5 से 7 मीटर लंबी। एक बात समझ नहीं आई, अगर ये 7 मीटर लंबी है तो इसे छोटी आंत क्यों कहते हैं? इसे छोटी इसकी लंबाई की वजह से नहीं, बल्कि इसकी चौड़ाई की वजह से कहा जाता है। इसकी नली बहुत पतली होती है। छात्रों, पाचन का ग्रैंड फिनाले यहीं होता है। अच्छा, नोट्स में है, यकृत में स्थित पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, जो खाने को क्षारीय बनाता है और वसा का पाचन करता है। देखिए, पेट से जो खाना आ रहा है वो एसिड की वजह से बहुत खट्टा है। छोटी आंत के एंजाइम इस खट्टे खाने पर काम नहीं कर सकते। तो पित्तरस उसे शांत करता है। हाँ, और उसके बाद ये साबुन या डिटर्जेंट की तरह काम करता है। डिटर्जेंट की तरह? जैसे बर्तन धोने का साबुन तेल की चिकनाई को काटता है, वैसे ही पित्तरस खाने में मौजूद वसा यानी फैट को तोड़ देता है। और छोटी आंत में अग्नाशय से अग्नाशय रस भी मिलता है, जिसमें एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज होते हैं। हाँ, ये अग्नाशय के 3 सिपाही हैं। एमिलेज स्टार्च का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का और लाइपेज वसा का पाचन पूर्ण कर देता है। और अंत में आंत्र रस स्टार्च को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तथा वसा को वसा अम्ल में बदल देता है। बिल्कुल। यहाँ आते आते फैक्ट्री में खाने को तोड़ने का काम 100% पूरा हो जाता है। क्या आपको समझ आया? चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड 12 में देखते हैं कि इस पचे हुए भोजन का क्या होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में उंगलीनुमा संरचनाओं में हो जाता है। इसे रसांकुर कहा जाता है। खाना पच तो गया, लेकिन अगर वो पाइप में ही पड़ा रहा तो शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी? उसे खून में जाना होगा। इसके लिए दीवारों पर उंगलियों जैसी छोटी संरचनाएं होती हैं, रसांकुर या बिली। उंगलियों जैसी क्यों? दीवार सपाट भी तो हो सकती थी। अगर सपाट होती तो सोखने की जगह कम होती। कल्पना कीजिए एक रोएंदार मुलायम तौलिए की। तौलिए के रोएं पानी को बहुत जल्दी सोख लेता है ना? हाँ, एकदम जल्दी। रसांकुर उसी तौलिए की तरह पोषक तत्वों को सोखकर सीधे खून में मिला देते हैं। और इसके आगे भोजन बड़ी आंत में जाता है,
जहां खनिज लवणों तथा जल का अवशोषण होता है। बाकी अपशिष्ट मलाशय में एकत्रित होकर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और नोट्स का नोट याद रखें, बड़ी आंत में जल सोखने के लिए दीर्घ रोम पाए जाते हैं।